हेलो प्यारे बच्चों, आप सभी का स्वागत है स्टडी विथ रवि के इस बेहतरीन प्लेटफॉर्म पर। प्यारे बच्चों, आज के इस लेक्चर्स में हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 1 ठोस अवस्था यानी सॉलिड स्टेट का हैंड रिटेन नोट से आपका थ्योरी पोर्शंस जो कि आपके बिहार बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट एंड वीवीआई होने वाले हैं। तो ये चैप्टर्स काफ़ी इंपॉर्टेंट रहता है। 2 नंबर के प्रश्न इससे आपसे पूछे जाते हैं ऑब्जेक्टिव में, और लगभग 2 नंबर से 2 क्वेश्चन जो है आपके यहाँ पे 2 नंबर में पूछे जाते हैं और 5 नंबर में 1 क्वेश्चन यहाँ से बनता है। लगभग 5-7 नंबर का ये वेटेज रखता है चैप्टर्स, और काफ़ी इंपॉर्टेंट आपके बेसिक लेवल का ये चैप्टर्स है, और ये सारे के सारे चैप्टर्स का आधार माना जाता है। चलिए स्टार्ट करते हैं सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था के बारे में। तो ठोस अवस्था देखने से पहले हम लोग देखेंगे सबसे पहले पदार्थ क्या होता है, सबसे पहले उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो हैंड रिटेन नोट्स है, ये नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कर दी जाएगी। पदार्थ यानी द्रव्य, मैटर जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, इंग्लिश और हिंदी दोनों शब्द को याद रखने का प्रयास करें, यह आपके लिए एग्जाम में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। तो पदार्थ क्या होता है, याद रखिएगा, वह प्रत्येक वस्तु जिसके अंदर द्रव्यमान हो तथा जो स्थान घेरता हो पदार्थ कहलाता है। कहने का मतलब है, अगर आप जिस फ़ोन से अभी इस लेक्चर्स को देख रहे हैं, उसके अंदर कुछ द्रव्यमान है, कुछ भार है, और वो एक स्थान को घेर रहा है, वो क्या है, पदार्थ कहलाता है। आप जिस टेबल पर अभी बैठे हुए हैं, उसके अंदर जो द्रव्यमान है, जो भार है, और वो जितने स्थान को घेरता है, वो क्या कहलाता है, उसकी पदार्थ यानी मैटर कहलाती है। तो इसी प्रकार आप जिस चेयर पर बैठे हुए हैं, उसके अंदर भी एक भार है। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, उसके अंदर भी भार है, और वो भी एक स्थान घेरती है। ये सारे पदार्थों को हम लोग मैटर बोलते हैं यानी पदार्थ बोलते हैं। ये सारे जो वस्तुएं हैं, जो प्रत्येक के अंदर भार है और वो स्थान घेरती है, उसको हम लोग पदार्थ यानी मैटर बोलते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कि आखिर पदार्थ होता क्या है। बेसिक लेवल का नॉलेज है। 11th क्लास में अगर आप लोगों ने फिजिक्स को अच्छे तरीके से पढ़ा होगा, केमिस्ट्री को पढ़ा होगा, तो उम्मीद है कि वहाँ आपको ये कन्फ्यूज क्लियर हो गया होगा। लेकिन अगर नहीं पढ़े तो यहाँ अंदर इसके अंदर जो है, इस चैप्टर्स के अंदर वही सारे क्वेश्चंस पर हम लोग डिस्कशन करते हैं जो कि कंफ्यूज भरा रहता है। और याद रहे, लो लेवल से हाई लेवल की ओर हम लोग चलने का प्रयास करेंगे। अब बात करते हैं कि सर द्रव्य पदार्थ क्या होता है, इनके बारे में भी कुछ चर्चा कर लेते हैं। या हम ये देख लेते हैं कि सर पदार्थ तो हमने देख लिया कि वस्तु है जो स्थान घेरता है, जिसके अंदर भार होता है, वो सारी चीज़ें पदार्थ यानी मैटर कहलाती है। लेकिन ये कितने प्रकार का होता है, ये हमें बता दीजिए। तो पदार्थ जो है मुख्यतः ऐसे केमिस्ट्री की लैंग्वेज में 3 पदार्थ माने गए हैं। पहला है यहाँ पे सॉलिड जिसको ठोस बोलते हैं, दूसरा है द्रव्य लिक्विड, और तीसरा है गैस, याद रखिएगा। एक और होता है प्लाज्मा अवस्था, जिसको हम आगे चल के पढ़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन ये मुख्य 3 ऐसी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव्य और गैस। ये आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से और 12th के चैप्टर के दृष्टिकोण से ये तीनों अवस्थाएं आपके लिए इम्पोर्टेंट स्टार मार्क होने वाला है। तो पदार्थ यानी याद रखिएगा, मैटर की 3 अवस्थाएं होती है। पहला ठोस यानी सॉलिड, ध्यान से सुनने का प्रयास करें। दूसरा द्रव्य यानी लिक्विड, और तीसरा है गैस। अब सबसे पहले ठोस के बारे में जान लेते हैं कि आखिर सॉलिड क्या होता है। अपने नोटबुक में भी लिखने का प्रयास करें, या स्क्रीनशॉट लेके बाद में लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट लेने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं कि सर ठोस अवस्था क्या होती है, ठोस अवस्था पर चर्चा कर ले, फिर हम लोग आगे की ओर एक एक अवस्थाओं को पढ़ते हुए बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो ठोस क्या होता है, सबसे पहले समझ लीजिए। आप जिस पेन से लिख रहे हैं, वो भी एक ठोस अवस्था है। क्या वो पानी की तरह पिघल रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या वो गैस की तरह उड़ रहा है, आकाश में वायुमंडल में फैल रहा है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं। यानी वो ठोस अवस्था है और एक निश्चित आकार में है। उसी प्रकार से आप जिस चेयर पर बैठे हैं, वो भी एक निश्चित आकार में है, निश्चित साइज है, और एक निश्चित स्थान ग्रहण करता है। वो भी एक ठोस अवस्था ही कहलाता है। ध्यान से सुनने का प्रयास करें। और जिस फ़ोन से आप अभी पढ़ रहे हैं, वो भी एक ठोस है, ना कि द्रव है और ना ही गैस है। तो अब यहाँ पे केमिस्ट्री का लैंग्वेज क्या कहता है। आप इस भाषा में तो लिख नहीं सकते आप अपने एग्जाम में। हाँ, थोड़ा बहुत आप आम भाषा का प्रयोग कर सकते हैं, बट पूरा आम भाषा का यूज नहीं कर सकते। साइंस कहता है कि हमारा लैंग्वेज हार्ड है, बट आप 2 ही लाइन में लिखिए, लेकिन साइंस के लैंग्वेज में लिखने का प्रयास कीजिए। तो यहाँ पे सॉलिड स्टेट यानी ठोस अवस्था, द्रव की वो अवस्था, इसको कहते हैं कि सर द्रव की वो अवस्था है जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है।
जैसा कि हमने उदाहरण से कई उदाहरण चेयर, टेबल, फ़ोन, पेन जो भी अभी आपके सामने होंगे, वो सारी की सारी अवस्थाएँ ठोस अवस्था है, वो पानी की तरह बह नहीं रहा है, पिघल नहीं रहा है और हवा की तरह उड़ नहीं रहा है। यानी कहने का मतलब है कि द्रव की वह अवस्था जिसका आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है तथा जिसके अंदर प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है। मान लीजिए अगर प्रबल अंतराण्विक बल कहने का मतलब समझते हैं ना? मान लीजिए ये एक क्या है? वस्तु है, चेयर है। तो इसके जो छोटे-छोटे जो क्या है यहाँ पे पदार्थ है, इसके अंदर जो छोटे-छोटे पदार्थ है, वो आपस में एक-दूसरे से काफ़ी कंजुगेट है और काफ़ी अट्रैक्ट में है, काफ़ी सटे हुए हैं और ये दूरी अगर बढ़ती है तो ये द्रव अवस्था में आ जाती है। द्रव यानी पानी को देखिएगा बहने लगता है, पिघलने लगता है, तो ये इसके अंदर दूरी ज़्यादा होती है। अगर इससे भी ज़्यादा दूरी बढ़ जाए तो ये गैस में रूपांतरित हो जाती है, ठीक है? तो कहने का मतलब समझिएगा कि पदार्थ के अंदर ठोस पदार्थ के अंदर क्या होता है, प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है। अगर प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित नहीं रहता तो आपके जो पेन है, जिस कलम से अभी आप लिख रहे हैं, वो अभी ठोस अवस्था में नहीं रहता, वो पानी की तरह पिघल जाता या वाष्प की तरह हवा में परिवर्तित हो जाता। तो उसके अंदर क्या है, अंतराण्विक बल यहाँ पे प्रबल उपस्थित है, ठीक है? ठोस अवस्था कहलाता है। तो इतना अगर आप समझ गए हैं ठोस के बारे में कि आखिर सॉलिड क्या होती है और इसको हम केमिस्ट्री के लैंग्वेज में किस प्रकार से डिफाइन कर सकते हैं, किस प्रकार से लिख सकते हैं। हो सकता है कि आपके 2 नंबर के एग्जाम में ये आपसे पूछा जाता है और किस प्रकार से पूछा जाता है वो आगे हम इसी पेज पे लिख के लाए हैं। बिल्कुल बताएंगे कि किस प्रकार से ठोस द्रव्य में अंतर, ठोस गैस में अंतर, ये आपसे पूछा जा सकता है। हो सकता है तो 5 नंबर में अब 2 नंबर के 3 क्वेश्चंस को ऐड करके पूछा जाता है। 2025 तक ये हमने देखा है और हो सकता है कि आपके एग्जाम 2026 तक भी इसी प्रकार के क्वेश्चंस पूछा जाए और बिल्कुल होगा। तो साइंस से जो भी स्टूडेंट है फटाफट से जुड़ जाएंगे स्टडी विद रवि के साथ और आगे की ओर हम लोग अब बढ़ते हैं। ठोस अवस्था उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब द्रव्य अवस्था के बारे में बात कर लेते हैं। हमने जो उदाहरण द्रव्य और गैस अवस्था की दिया है, इससे तो आपका दोनों पॉइंट, ये तीनों पॉइंट समझ में आ जाना चाहिए, ठोस, द्रव्य और गैस। लेकिन फिर भी यहाँ पे साइंस का लैंग्वेज है, उसको देखना बहुत ही जरूरी है। द्रव्य अवस्था यानी लिक्विड स्टेट क्या होता है, इसके बारे में समझिएगा। तो द्रव की वह अवस्था, सभी में द्रव्य की अवस्था हम बताते हैं कि सर द्रव्य की वह अवस्था जिसका आकार अनिश्चित, आकार अनिश्चित इसलिए द्रव है मान लीजिए, तो क्या ये एक निश्चित आकार में रहेगा क्या? मान लीजिए पानी है, तो पानी को आप जिस भी बर्तन में डालते हैं, 1 लीटर के बर्तन में डालिएगा तो वो उसी का आकार ले लेता है, या अगर 5 लीटर के बर्तन में डालते हैं तो वो उसी के आकार में ये फिट हो जाता है। मान लीजिए इतना चौड़ा आपके अंदर एक बर्तन है, इसमें अगर आप पानी को डालते हैं तो इसी में चारों तरफ फैल जाता है, ठीक है? लेकिन इसी को अगर इस गोलाकार में डाला जाए, गोलाकार बाल्टी में अगर पानी को डालते हैं तो गोल रूप में ही परिवर्तित हो जाता है। तो आकार इसका क्या है, अनिश्चित है। आकार कोई फिक्स नहीं है कि सर इसी आकार की ये रहेगा। तो द्रव्य अवस्था में सबसे पहला पॉइंट निकल के आया कि जिसका आकार अनिश्चित होता है तथा आयतन निश्चित होता है। मान लें कि अगर आपके पास 500 ml पानी है, ठीक है? 500 ml यानी आधा लीटर पानी आपके पास है। अगर हम इसको एक बाल्टी में रखते हैं, ये आपके सामने एज्यूम कीजिए कि बाल्टी है और 500 लीटर को 500 ml को, इस पानी को इस बाल्टी में रखते हैं तब भी 500 ml ही रहेगा, क्या घट जाएगा? 500 ml ही रहेगा। अगर थोड़ा और बड़ा बाल्टी ले ले, इससे बड़ा अगर बाल्टी ले लेते हैं प्यारे बच्चों, अगर इसी पानी को 500 ml को इस वाले बाल्टी में डालेंगे, क्या इसमें बढ़ जाएगा पानी क्या, या घट जाएगा? तो आयतन निश्चित होता है। 500 ml हमने डाला है, या उसको जिस भी बर्तन में आप डाल दें, 1000 लीटर वाले में डाल दें, 100 लीटर वाले में डाल दें या 1 लीटर वाले बर्तन में डालेंगे, आयतन हमेशा निश्चित होता है। आयतन में न तो बढ़ सकता है, न ही घट सकता है। लेकिन आकार अनिश्चित होता है। जिस भी बर्तन में आप डालेंगे पानी को, द्रव्य हम पानी को ही ज़्यादातर मानेंगे, ताकि द्रव्य बहुत प्रकार का होता है, लेकिन पानी आपके एक उदाहरण माने जाएंगे जो आपको समझाने में काफ़ी हेल्प करेगा। तो आयतन निश्चित होते हैं तथा इनमें ठोसों से कम अंतराण्विक बल उपस्थित होते हैं। अगर ठोस से कम अंतराण्विक बल उपस्थित नहीं रहता तो ये क्या हो जाता, ये भी तो ठोस हो जाता सर। ये पानी फिर नहीं रहता, ठोस हो जाता। काफ़ी हद यहाँ पे इस पे छेनी का मार पड़ता, तब ये द्रव अवस्था में जाता। तो इसके अंदर अंतराण्विक बल किससे कम होता है? ठोस से कम होता है और द्रव्य अवस्था इसको हम लोग कहते हैं।
उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। इसमें ट्विस्ट वाले अगर कोई पॉइंट आई है तो सिर्फ आई है कि इसका आकार अनिश्चित, आकार कोई भी फिक्स नहीं है कि ये 2 इंच 7.5 फीट का ही होगा या 5 फीट का ही होगा। आकार से कोई लेना देना नहीं है द्रव अवस्था की, लेकिन हाँ आयतन से लेना देना है कि सर आयतन जो भी होगा वो फिक्स ही होगा। इतना आप अगर इससे याद रख लेते हैं द्रवावस्था आपकी क्लियर हो जाएगी। अब गैस अवस्था के बारे में बात करते हैं। तो गैस अवस्था आखिर क्या होती है, गैसियस स्टेट आखिर क्या होती है। इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। आकार भी अनिश्चित होता है, इसका कोई आकार नहीं है। अगर आप एक शीशी के अंदर किसी गैस को भरते हैं तो वो जो जिस बोतल में आपने उस गैस को भरा है उसी का आकार ग्रहण कर लेगा। जिस बैलून में आप उस गैस को भरेंगे उसी बैलून का आकार ग्रहण कर लेगा। अगर आप वायुमंडल में छोड़ देते हैं उस गैस को तो वो वायुमंडल का आकार ग्रहण कर लेता है। उसी प्रकार इसका आयतन जो होता है, आयतन भी उसी प्रकार है। मान लीजिए आप जिस बोतल में डाले उसका कुछ अलग आयतन है, आप उससे बड़ा अगर किसी और बोतल में डालें उसका अलग आयतन है, या वायुमंडल में अगर आप छोड़ दिए उसका अलग आयतन है। तो इसमें आकार व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं। ये इसको हम लोग कह सकते हैं ये राजा है किसका, तो ये इस पृथ्वी पर राजा है, याद रखिएगा गैस। तथा इनमें न्यूनतम अंतराण्विक बल पाया जाता है। थोड़ा अंतराण्विक बल पाया जाता है, कहने का मतलब है कि अगर ठोस में इतना ज़्यादा था, ठोस में अगर इतना ज़्यादा अंतराण्विक बल था तो द्रव में कितना था, द्रव में इतना था। लेकिन गैस में कितना है, गैस में यहाँ से यहाँ है। कहने का मतलब अंतराण्विक बल का मतलब आप समझ रहे हैं, यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है मान लीजिए और यहाँ एक व्यक्ति खड़ा है, ये इधर की ओर खींच रहा है। ये कह रहा है ये व्यक्ति कि तुम इधर आ जाओ और ये व्यक्ति कह रहा है कि नहीं तुम इधर आ जाओ। तो इसके बीच ये रस्सी मान लीजिए एक तरह से, और ये दोनों तरफ आदमी खींच रहा है, तो ये इनके अंदर ये अंतराण्विक बल कहलाता है। इसी प्रकार ये भी है और इसी प्रकार ये भी है। तो ठोस के अंदर अंतराण्विक बल सबसे ज़्यादा, उसके बाद यहाँ पे द्रव के अंदर, उसके बाद गैस के अंदर पाया जाता है। तो अंतराण्विक बल न्यूनतम पाए जाते हैं, न के बराबर गैस में पाए जाते हैं, गैस अवस्था कहलाता है। तो ठोस, द्रव्य और गैस, ये तीनों अवस्थाएं उम्मीद है कि क्लियर होगा। आप लोग स्क्रीनशॉट लेते चले, फटाफट से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। अब हम सभी का एक सामान्य लक्षण देख लेते हैं। क्या ठोस के क्या लक्षण है उसके बारे में सबसे पहले देख लेते हैं, उसके बाद फिर आगे हम लोग क्रिस्टलीय ठोस, अक्रिस्टलीय ठोस पर चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले ठोसों के कुछ सामान्य लक्षण हैं आपके स्क्रीन के सामने। उम्मीद है कि पूरी एचडी क्वालिटी में आपको नज़र आ रही होगी और आना भी चाहिए, तभी आप अच्छे तरीके से आप अपने कॉपी में नोट कर पाएंगे। ठोस के कुछ सामान्य लक्षण हैं, जैसे कि पहला लक्षण आपके स्क्रीन के सामने है। इसी प्रकार से आपके 2 नंबर के एग्जाम में भी पूछे जा सकते हैं कि सर ठोस के कुछ सामान्य लक्षण को लिखिए, तो कम से कम 4 लक्षण तो लिखने आपको पड़ेंगे और बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस, अगर ये ऐसे क्वेश्चंस बनते हैं आपके एग्जाम में तो बिल्कुल ईजी क्वेश्चंस माने जाएंगे। तो ठोस का आकार और आयतन दोनों निश्चित होता है, जैसा कि हमने बताया कि सर ठोस का आकार भी निश्चित है, आयतन भी निश्चित है। इसके मध्य प्रबल अंतराण्विक बल उपस्थित होता है, ये भी पॉइंट सर हमें याद है कि इसके मध्य यानी इसके अंदर जो है प्रबल यानी हाई मात्रा में अंतराण्विक बल लगे होते हैं, तभी ये आपस में चिपके रहते हैं। तीसरा पॉइंट क्या है कि सर प्रबल आकर्षण बल के कारण ठोस असंपीड्य होते हैं। ये एक नया ट्विस्ट आया सर कि असंपीड्य क्या होता है। असंपीड्य कहने का मतलब है इसको आप दबा नहीं सकते। प्रबल अंतराण्विक बल है, काफ़ी अंतराण्विक है, यानी बहुत सारे कण है, मान लीजिए ये बहुत सारे कण है और इसको आपस में मिला दिया जाए, एकदम सटा दिया जाए, तो ये बहुत ही असंपीड्य हो जाएगा। इसको अगर आप हाथ से दाबने का प्रयास करेंगे तो ये पिघलेगा नहीं या टूटेगा नहीं, बहुत ही प्रबल हो जाएगा। समझ में आ गया होगा। इसमें विसरण का गुण नहीं पाया जाता। विसरण भी एक नया ट्विस्ट है सर कि विसरण क्या होता है, इसके बारे में बताइए। तो विसरण कहने का मतलब है कि पानी जिस रूप में रहता है, अगर उसको छोड़ देते हैं हम धरती पर तो वो आपस में इधर उधर चलने की ओर बह जाता है पानी, तो वो विसरण कहलाता है। पानी को अगर छोड़ दे आप किसी प्लेन सतह पर तो वो क्या होता है, इधर उधर भागने लगता है, तो उसी को हम लोग विसरण बोलते हैं। तो ठोस में क्या विसरण के गुण पाया जाएगा। मान लीजिए आपके पास कोई एक ठोस है, मान लीजिए आपके पास कोई ठोस है, अगर इसको आप कहीं छोड़ देते हैं तो तो ये पिघलने लगता है क्या, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ठोस के अंदर जो है विसरण का गुण बिल्कुल भी नहीं पाया जाता।
तो ये 4 नंबर पॉइंट है। अगर 2 नंबर के एग्जाम में अगर आपसे पूछे जाते हैं ये सवाल तो 100% 4 ऐसे पॉइंट लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट माने जाते हैं। अगर इतना नहीं लिखते तो 2 नंबर में से 1 नंबर काट लिए जाएंगे। ये एग्जाम के कॉपी चेक करने वाले टीचर पर डिपेंड करता है। अब हम 5वां नंबर पॉइंट को भी देख ही लेते हैं कि ठोसों में अवयवी कण। अवयवी कण कहने का मतलब है जो कण उसमें शामिल है अपने निश्चित स्थान पर उपस्थित होते हैं। निश्चित स्थान कहने का मतलब है कि कण कई तरीके से जुड़े रहते हैं। मान लीजिए ये कण है, फिर ये कण है, फिर ये कण है और फिर ये इस प्रकार से कण जुड़े रहते हैं। बहुत जो है इधर-उधर कण रहते हैं, तो कोई एक निश्चित स्थान पर ही रहता है, समझ लीजिए। तो ये ठोस के कुछ सामान्य लक्षण हैं। हम चाहते हैं कि आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें ताकि 2 नंबर के क्वेश्चंस आप बना सकें और ये बिल्कुल इग्नोर करने लायक सवाल है ही नहीं। 2 नंबर के क्वेश्चंस में आपसे पूछे जाएंगे ये सवाल। आप एक बार स्क्रीनशॉट तो ले लीजिएगा, फटाफट से आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो हम चलेंगे आगे की ओर। अगला नंबर पॉइंट है कि सर ठोसों का वर्गीकरण क्या होता है। ठीक है, ठोस को तो हम समझ गए कि ठोस के सामान्य लक्षण क्या होते हैं। अब थोड़ा हम वर्गीकरण पर भी चल लेते हैं। आखिर वर्गीकरण क्या होता है? तो ठोस के घातक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। सर ठोस सबसे पहले तो हम जो पदार्थ था उनको 3 अवस्थाओं में बांटा। पहला ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा गैस। सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। समझ में आ गया होगा। शांतिपूर्वक समझेंगे तो सारी की सारी समस्याएं दूर हो जाएगी। अब ठोस का वर्गीकरण सर हो गया। यहाँ पे पदार्थ का वर्गीकरण हो गया। अब ठोस के बारे में बात आता है। अगर मान लीजिए आप जिस चेयर पर बैठे हैं, ठीक है, वो कौन सा ठोस है? क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, बेरवादार है, रवादार है, किस प्रकार का ठोस है? तो साइंस कहता है कि आप किसी एक जगह पर नहीं रह सकते। एक के अंदर एक, एक के अंदर एक आता ही रहेगा क्वेश्चंस। क्वेश्चंस मार्क साइंस में कहीं नहीं रुका है, याद रखिएगा। तो अब ठोस के बारे में तो आप जान गए, लेकिन आगे आपको ठोस का वर्गीकरण मिलेगा, द्रव का वर्गीकरण मिलेगा, गैस का वर्गीकरण मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले ठोस के वर्गीकरण पर चर्चा करते हैं। लेकिन जितना हमें 12th लेवल तक पढ़ना होगा उतना ही पढ़ेंगे। ये नहीं कि नीट और जेईई लेवल का पढ़ने का प्रयास करेंगे, जो कि आपके माइंड के ऊपर जाएगा। सबसे पहले 12th को क्लियर करने का प्रयास करें और ठोसों के वर्गीकरण पर हम लोग चर्चा कर ले। तो घातक कणों की व्यवस्था के आधार पर ठोस पदार्थों को निम्नलिखित 2 भागों में बांटा गया। अब सर 2 भाग में तो हमने बांट दिए। कौन कौन भाग था? तो दूसरा, पहला भाग तो क्रिस्टलीय है और दूसरा अक्रिस्टलीय है। क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस है। प्योर हिंदी में हम समझाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोस पर हम लोग चर्चा करेंगे कि आखिर क्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। ठोस पर 2 पॉइंट निकल के आई, क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय। ट्विस्ट आ गया इस क्वेश्चंस पर। तो सबसे पहले हम क्रिस्टलीय ठोस पे चर्चा करते हैं। ऐसे पदार्थ जिनमें अवयवी कण की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था होती है। ऐसे पदार्थ जिसमें अवयवी कण की यहाँ पे क्या है? निश्चित, यानी निश्चित ही अवयवी कण इसमें पाए जाएंगे। और नियमित व्यवस्था कहने का मतलब है कि लाइन में रहेंगे, कतार में रहेंगे। इस प्रकार से, जिस प्रकार हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं स्क्रीन पे, इसी प्रकार से कतार में रहेंगे। तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? नियमित व्यवस्था। क्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ये दीर्घपरासी होते हैं। दीर्घपरासी कहने का मतलब समझ रहे हैं आप? ये दीर्घपरासी है, मतलब इससे बड़े बड़े क्रिस्टलीय तैयार किए जा सकते हैं, बड़े बड़े क्रिस्टल तैयार किए जा सकते हैं। मान लीजिए आप एक लाइन में हैं, किसी भी लाइन में खड़े हैं, तो एक लाइन सीधा है और इसको आप चाह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा और भी इस लाइन को बढ़ाया जाए, तो आप बढ़ा सकते हैं, बिल्कुल बढ़ा सकते हैं। अगर इसी लाइन को तोड़कर जिगजैग में डाल दिया जाए, किसी भी व्यवस्था में इसको छोड़ दिया जाए, तो ये एक उग्र का कारण बन जाता है और ये एक समय में भयंकर यहाँ पे तूफान ला सकता है। तो इसको एक दीर्घपरासी बनाया जा सकता है। कहने का मतलब है कि क्रिस्टलीय ठोस को हम लोग दीर्घपरासी कहते हैं, क्योंकि ये एक नियमित रूप से निश्चित कणों की निश्चित और नियमित व्यवस्था होती है इसके अंतर्गत। हम आगे चल के इसका आपके सामने एक फिगर भी रखेंगे जो आपको समझाने का भी प्रयास करेगा। उम्मीद है कि समझ में आ गया होगा। अब हम लोग अक्रिस्टलीय ठोस सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रकार के क्रिस्टल इम्पोर्टेंट है
हमारे इस लाइफ में, हमारे इस पृथ्वी पर, तो इसका हम उपयोग कहाँ पे करेंगे? उपयोग भी तो करना है, या सिर्फ साइंस के लैंग्वेज को पढ़कर रट कर छोड़ देना है? हमारे डेली लाइफ में भी उपयोग करना है। तो सबसे पहले क्रिस्टलीय ठोसों का उपयोग हम कहाँ करते हैं? पहला नंबर पॉइंट लिखिएगा कि हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण है। हीरा की कटिंग जो है एक निश्चित डिग्री पर की जाती है, एक निश्चित डिग्री पर की जाती है, 45 डिग्री के कोण पर की जाती है, और इस प्रकार से उसको काटा जाता है कि किसी भी साइड से देखेंगे तो वो आपस में लगेगा कि वो उसके अंदर से एक लाइट सा निकल रहा है और वो रिफ्लेक्ट होता रहता है आपस में। इस प्रकार से काटा जाता है कि इधर की लाइन इधर के एंगल पर पड़े और इधर की लाइन इधर की एंगल पर पड़े और आपस में एक दूसरे पर पड़ते रहे, ताकि उसके अंदर चमक निखरती रहे। तो हीरा क्रिस्टलीय ठोस का सबसे अच्छा उदाहरण माना जाता है। ये आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है, ये आप ऑब्जेक्टिव में तैयार कर लीजिएगा कि हीरा जो है क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, जिसका उपयोग आभूषण बनाने में किया जाता है। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा, ये इम्पोर्टेंट आपके लिए है ऑब्जेक्टिव के लिए। ऑब्जेक्टिव आपके सामने आएंगे, जैसे ही चैप्टर्स खत्म होगा ऑब्जेक्टिव भी मैं लेके आऊँगा और सारी ऑब्जेक्टिव आपको प्रूफ के साथ दिखाने का प्रयास करूँगा। अब जो है ऑप्शंस नंबर बी डालेंगे, सॉरी पॉइंट नंबर बी डालेंगे कि कच्चे उत्पाद के रूप में विद्युत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग किया जाता है। कच्चे उत्पाद जो भी होते हैं उसके रूप में विद्युत से क्रिस्टलीय ठोस का उपयोग हम लोग करते हैं। अब दूसरा पॉइंट था कि सर क्रिस्टलीय ठोस को हमने देख लिया, काफ़ी ज़्यादा मजबूत माने जाते हैं क्रिस्टलीय ठोस, जो कि अलग अलग यहाँ पे सोना चांदी आभूषण बनाने में यूज किए जाते हैं। अब अक्रिस्टलीय ठोस पर चर्चा करते हैं। आखिर एमोर्फस सॉलिड क्या होता है या अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है, सबसे पहले उसको हम देख लेते हैं। तो ऐसे ठोस जिनमें अवयवी कण की निश्चित एवं नियमित व्यवस्था नहीं होती। कहने का मतलब समझ रहे हैं आप कि एक व्यवस्था जो है एक निश्चित नहीं होती है। अगर आप इस रूप में किसी रूम को बना रहे हैं वो, और किसी और रूप में बना रहे हैं, किसी और रूप कहने का मतलब इस प्रकार से अगर आप बना रहे हैं, तो एक नियमित व्यवस्था नहीं है। आप किसी भी ढंग से किसी भी चीज़ को तैयार कर रहे हैं तो एक निश्चित अवयवी कणों की निश्चितता नहीं है, साथ ही साथ नियमित व्यवस्था नहीं है। नियमित कहने का मतलब अलग हो गया यहाँ पे। मान लीजिए आप अगर ए बी सी डी को सजाना चाहे, ए बी को सजाना चाहे, ए बी ये रहा, तो निश्चित कण यहाँ पर भी नहीं है, लेकिन नियमित व्यवस्था नहीं है। नियमित सॉरी अभी तो नियमित व्यवस्था है, ए बी है, लेकिन अगर हम इसमें ए बी ए बी कर दे, तो क्या आपको लग रहा है ये नियमित है? नियमित है क्या? ए बी रहना चाहिए, लेकिन यहाँ पे ए बी ए आ गया। ये क्या हो गया? ए बी और बी ए आ गया। तो ये नियमित व्यवस्था नहीं है, तो ये अक्रिस्टलीय आ जाएगा। मान लीजिए कई प्रकार के क्रिस्टल होते हैं जिसमें सोडियम भी होता है, Cl भी होता है, क्लोराइड भी होता है। अगर हम सजाना चाहें तो NaCl, NaCl कुछ इस प्रकार से रहेगा, तो ये नियमित व्यवस्था हुआ। और नियमित व्यवस्था किसमें था? क्रिस्टलीय में था। निश्चित व्यवस्था और नियमित व्यवस्था उसमें था। लेकिन अगर इसमें हम देखेंगे तो यहाँ पे अक्रिस्टलीय में क्या होता है? नियमित व्यवस्था नहीं बनती है। NaCl जिस प्रकार से है, यहाँ पे NaCl है और एक कण आगे यहाँ पे Cl Na हो जाए, तो क्या एक नियमित व्यवस्था है क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो नियमित व्यवस्था क्रिस्टलीय में है, अनियमित व्यवस्था इसमें है। उम्मीद है कि इतना भी समझाने के बाद आपके सामने सारी की सारी कन्फ्यूजन दूर हो गया होगा। और ये अक्रिस्टलीय ठोस कहलाता है। ये लघु परासी होते हैं, काफ़ी दूर तक इसको काफ़ी बड़ा नहीं बनाया जा सकता, काफ़ी छोटे छोटे होते हैं, लघु परासी होते हैं, याद रखिएगा। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में अंतर समझ में आ गया। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चंस बनते हैं। मैं जो भी बताने जा रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर से देख के बता रहा हूँ कि क्वेश्चंस बैंक में हमने कई बार ये सवाल देखे हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बता दीजिए। और ठीक है, जस्ट आपके सामने किस प्रकार से अंतर लिखते हैं वो भी बताने का हम प्रयास जल्द ही कर रहे हैं। बने रहिए लेक्चर्स में। अब हम चर्चा कर लेते हैं कि सर अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग हम लोग कहाँ कहाँ करते हैं, इसका यूज कहाँ कहाँ होता है, इसके बारे में ज़रा बता दीजिए। तो रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है। रबर क्या है? एक और क्रिस्टलीय ठोस है। अब लघु परासी कहने का मतलब है कि सर रबर एक अक्रिस्टलीय है। मान लीजिए रबर है एक निश्चित
1 मीटर का रबर आपके सामने है और इसको आप ज़्यादा से ज़्यादा 3 मीटर ही लमड़ा सकते हैं। इससे ज़्यादा अगर आप इस पर फ़ोर्स डालेंगे, ये आपस में बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तो ये क्या दीर्घपरासी है क्या? बहुत दूर तक लमक गया, 3-4 किलोमीटर लमक गया क्या? ऐसा बिल्कुल भी नहीं हुआ। अक्रिस्टलीय कहने का मतलब साफ-साफ दिख रहा है। लघुपरासी कहने का मतलब साफ-साफ दिख रहा है कि आप रबर को एक अनिश्चित अनिश्चित नहीं लमड़ा सकते। एक नियमित और 1 मीटर तक ही आप इसको लमड़ा सकते हैं, ठीक है? तो हम चल रहे हैं यहाँ पे उदाहरण पर। तो रबर एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग टायर, ट्यूब, जूते आदि बनाने में किया जाता है। आप टायर में इसका यूज कर सकते हैं, ट्यूब में, जूते में या एक रबर के रूप में आप इसका यूज कर सकते हैं। ये अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है, याद रहे। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है, लेकिन कांच को एक और अलग ग्रुप में डाला जाता है जिसको हम लोग असितित द्रव कहते हैं, एमॉर्फस सॉलिड बोलते हैं। असितित द्रव इसको इसलिए बोला जाता है कांच को। पुराने दरवाजे में आप लोगों ने देखा होगा, पुराने जो बिल्डिंग होते हैं, पुराने जो बसें होते हैं, उसमें आप लोगों ने गौर किया होगा जिस शीशे का यूज किया जाता है, वो असितित द्रव का शीशा होता है, कांच होता है। वो आपके सामने खुलेंगे नहीं, नहीं लगेंगे। अगर उसको एक अनिश्चित काल तक छोड़ दिया जाए, कहने का मतलब है कुछ समय तक अगर उस कांच को छोड़ दिया जाए, इस प्रकार के कांच को, तो होता क्या है कि ऊपर से जब धूप पड़ती है, तो ये नीचे की ओर क्या होती है, मोटी हो जाती है, वो ऊपर से पतला हो जाता है। तो मोटी होने के कारण वो शीशा लग नहीं पाता है और वैसे के वैसे ही रह जाता है। वो एक असितित द्रव का भी उदाहरण है, लेकिन हम यहाँ पे उसको भी अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आपका एनसीईआरटी डालता है, तो हम भी नोट्स में अक्रिस्टलीय ठोस में एक कांच का भी उदाहरण रखा है। तो कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है जिसका उपयोग जो है सजावटी सामान, लेंस आदि बनाने में किया जाता है। हमने यहाँ से एक चीज को हटा दिया है, इसका उपयोग खिड़की में यूज विंडो में यूज किए जाते हैं। यहाँ पे हमने नहीं डाला क्योंकि आगे वो असितित द्रव में आएंगे। तो ये रहा अक्रिस्टलीय ठोसों के उपयोग। अब हम यहाँ पे क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोसों में अंतर पर चर्चा करेंगे, जो कि जैसा कि आपको पता है कि ये 2 नंबर के क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं कि क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस क्या होता है। तो चलिए चर्चा करते हैं इस पे। अंतर का आधार सबसे पहले लिखेंगे एक तरफ, या आपका अच्छा यही होगा कि आप आधार न लिखें। आधार अगर आप नहीं लिखेंगे तो कन्फ्यूजन से दूर रहेंगे और क्वेश्चंस का आंसर भी आप राइट राइट दे पाएंगे, ठीक है। अगर आप थोड़ा मेहनत करते हैं तो आधार अगर याद रख पाते हैं, तो आपके पास अगर आधार याद है तो ही आप इसका कॉलम दे और आधार लिखने का प्रयास करें। साफ साफ मैं यहाँ पे बता रहा हूँ, अगर आधार यहाँ पे अंतर का आधार नहीं याद है तो बिल्कुल भी ना लिखे। 1-2 आधार लिख के आप सारी क्वेश्चंस की स्थिति खराब करेंगे और वहाँ पे आपको एक भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। तो क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय में सिर्फ अंतर लिखे, आधार को काट दे। मैं यहाँ पे दोनों तीनों बताने का प्रयास करूँगा। कुछ ऐसे स्टूडेंट होगा जो इसको याद कर पाएगा, तो आपके लिए ये फ़ायदेमंद है। अगर नहीं भी आधार को याद करते हैं तो कोई भी इतना एसेंशियल यानी ज़रूरी नहीं है। सबसे पहले हम चलते हैं इस क्वेश्चंस के आगे। तो आकृति के आधार पर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय को बांटता है। आकृति कहता है कि निश्चित एवं नियमित है, किसका, क्रिस्टलीय का, और अक्रिस्टलीय का क्या है, अनिश्चित है। कोई आकृति कोई यहाँ पे नियमित आकृति नहीं है, यानी अनिश्चित है। अब अवयवी कणों की व्यवस्था पर भी इसको बांटता है कि सर अवयवी कण की व्यवस्था पर बांट दीजिए। तो निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था होती है क्रिस्टलीय में, जैसा कि हमने बताया दीर्घपरासीय होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय क्या होता है, निश्चित ज्यामितीय व्यवस्था नहीं दर्शाता है। अब गलनांक एवं क्वथनांक कहता है कि सर गलनांक और क्वथनांक निश्चित होगा, लेकिन इसका गलनांक क्वथनांक अनिश्चित होता है। किस ताप पर गलेगा, किस ताप पर यहाँ पे उबलेगा, ये इसका निश्चित नहीं होता अक्रिस्टलीय का। लेकिन क्रिस्टलीय ठोस का निश्चित होता है। जैसे कि हीरा है, हीरा को पता है कि सर कितने डिग्री पर उसको गलाया जा सकता है या अलग रूप में परिवर्तित किया जा सकता है। अब विदलन गुण आता है कि सर विदलन गुण क्या होता है। तो क्रिस्टलीय ठोस के लिए विदलन गुण कहता है कि तेज धार वाले चाकू से काटने से स्पष्ट सतह प्राप्त होता है। एक नया अंतर में एक नया ट्विस्ट है। ट्विस्ट ये है कि सर एक स्पष्ट सतह क्या होता है और तेज
धार वाली चाकू इसमें कहाँ से आ गई? चलिए समझिएगा। स्पष्ट सतह कहने का मतलब है कि आपके पास क्रिस्टलीय ठोस है, मान लीजिए ये क्रिस्टलीय ठोस है कोई, जैसे कि आपके सामने पनीर आ गया। पनीर का ही उदाहरण ले लेते हैं, काफ़ी आप लोगों ने खाया होगा, और इस पनीर को जब मैं चाकू से काटने का प्रयास करता हूँ, तो ये एक यहाँ पे फ्रेश सतह निकल के आ जाता है। यानी बीच में अगर आप चाकू को बीच से काटने का प्रयास करें केक यहाँ पे पनीर को, तो ये एक चिकना सा सतह देता है, यानी स्पष्ट सतह प्राप्त होता है। तो ये क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण है विदलन गुण में, क्योंकि उसके अंदर एक निश्चित ज्यामिति थी। निश्चित ज्यामिति कहने का मतलब है कि एक लाइन में थी, लेकिन खुरदुरी सतह प्राप्त होती है अक्रिस्टलीय ठोस में। अगर इसी में अनिश्चित ज्यामिति अगर रहती, तो ये क्या होता, थोड़ी बहुत जिस चाकू से हमने काटा है उस साइड से थोड़ा बहुत फूट जाता और गिर जाता, तो ये एक खुरदरी सतह बन जाता। तो इसी प्रकार यहाँ पे अक्रिस्टलीय ठोस में खुरदरी सतह प्राप्त हो जाती है। प्राकृतिक ऐसी होती है, तो सर क्रिस्टलीय ठोस की जो प्राकृतिक होती है वो वास्तविक ठोस होती है, लेकिन अक्रिस्टलीय में आभासी ठोस या अस्थितिज द्रव्य होता है। आखिर आ ही गया अस्थितिज द्रव्य। काफ़ी आप लोगों ने कंफ्यूज रहा होगा कि सर अस्थितिज द्रव्य क्या होता है। तो देख लीजिए आपके सामने है, प्रकृति वास्तविक ठोस है, क्रिस्टलीय का हमेशा ठोस रहेगी, लेकिन प्राकृतिक में जो अक्रिस्टलीय ठोस है वो अस्थितिज द्रव्य का भी उदाहरण देता है, जो कि अस्थितिज द्रव्य में जैसा कि हमने बताया कि सर जो आपके पुराने बिल्डिंग में जो शीशे जो विंडो यूज किए गए हैं वो अस्थितिज द्रव्य का उदाहरण है। पुराने बसों में जो शीशे लगे हैं वो भी अस्थितिज द्रव्य का उदाहरण देता है। अब उदाहरण क्या है, आपके एनसीईआरटी में ये सारे के सारे जो हमने अभी उदाहरण बताया है, बस वाले विंडो वाले, ये सारी उदाहरण आपके एनसीईआरटी में इंक्लूडेड है। बट इतना भी हम छाप के नहीं ला सकते ना नोट्स में। अगर पूरे के पूरे छाप के लाया जाए तो ऐसा लगेगा कि मैं यहाँ पे आपको रटा रहा हूँ, समझा नहीं रहा हूँ। तो वो हमने पढ़ा है कि वो शीशे जो होते हैं, बस के शीशे, विंडो, ये सारे अस्थितिज द्रव्य हमने पढ़ा है, और मैं आपको वो लैंग्वेज से मुंह के माध्यम से बताने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आप समझ पाएँ। और सारे के सारे नोट्स में लिखना ये एसेंशियल नहीं माने जाते हैं, कुछ आप माइंड में भी रख सकते हैं। जो आपके पास माइंड में सेट हो जाएगा वही परमानेंट है, बाकी बात वो सारे के सारे किताब और कॉपियों में लिखे हुए भी मिलेंगे, तो परमानेंटली नहीं रहते। अब उदाहरण पर भी चलते हैं, आखिर क्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है और अक्रिस्टलीय ठोस का उदाहरण क्या होता है। क्रिस्टलीय कहता है कि कॉपर, आयरन आदि ये सारे के सारे क्रिस्टलीय है। कांच, रबर, प्लास्टिक आदि ये अक्रिस्टलीय ठोस के अंतर्गत आता है। अब क्रिस्टलीय ठोसों का वर्गीकरण भी आगे के इस लेक्चर्स में है। क्रिस्टलीय ठोस भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, वो अलग लेक्चर्स में हम देखने का प्रयास करेंगे। लेक्चर्स हम बड़ा नहीं चाहते, कम कम लेक्चर्स यानी कम समय का लेक्चर्स दे, जिसमें आप रिवाइज भी कर पाए और एक एक पॉइंट को अच्छे तरीके से समझ पाए, ताकि एक बार में ही आपके माइंड में सारे के सारे कन्फ्यूजन जो भी हो सभी सेट हो जाए। तो सॉलिड स्टेट में ये पहला चैप्टर्स आपके लिए था, पहला लेक्चर्स था, जो आप उम्मीद है कि काफ़ी अच्छे से समझ पाए। तो अब जो है नेक्स्ट क्लास में क्या करेंगे, क्रिस्टलीय ठोस का वर्गीकरण करेंगे। इसमें भी बहुत सारे हैं। अभी आपने ठोस पढ़ा, द्रव पढ़ा, गैस पढ़ा, ठोस के बारे में पढ़ा कि सर ठोस भी अलग अलग है, क्रिस्टलीय है, अक्रिस्टलीय है, क्रिस्टलीय का उपयोग क्या है, अक्रिस्टलीय का उपयोग क्या है, ये भी आपने देखा। फिर आपने देखा कि सर क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय ठोस में अंतर बता दीजिए। अंतर का आधार क्या था ये भी हमने बताया। अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पाए तभी आप अंतर के आधार लिखने का प्रयास करें, अन्यथा क्रिस्टलीय और अक्रिस्टलीय लिख के दोनों के बीच जो अंतर है वो लिखने का ही प्रयास करें। यह आपके लिए ये वांटेड क्वेश्चन से रहने वाले हैं और 2 नंबर में निश्चित मान के चलिए कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। उसके बाद आपको इसके अंतर्गत जो भी एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो मैं बताने का प्रयास किया हूँ। अब हम नेक्स्ट क्लास में क्रिस्टलीय ठोसों के वर्गीकरण पर चर्चा करेंगे, जो आपके एग्जाम में रामबाण साबित होगा। उम्मीद है यहाँ तक 2 क्वेश्चंस यहाँ के सब्जेक्टिव के जो कि 2 नंबर में पूछे जाते हैं वो बन सकते हैं, और 1-2 ऑब्जेक्टिव तो निश्चित ही बन सकता है, जिसमें सबसे हाईलाइटेड ऑब्जेक्टिव्स पर अगर हम चर्चा करें तो वो विंडो वाला था, जो अस्थितिज द्रव के नाम से जाना जाता है। मैं उसको बोल रहा हूँ, बार-बार इतना ज़िक्र किया हूँ शुरू से लेकर लास्ट तक, तो इसलिए क्योंकि क्वेश्चंस बैंक में अगर आप उठा के देखेंगे तो सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस वही पूछा गया।
तो उम्मीद है कि सारे के सारे क्वेश्चंस को आप रिवाइज करेंगे। क्वेश्चंस तो ढेर सारे आपको मैं कराऊँगा लास्ट में, जब ये चैप्टर्स खत्म हो जाएँगे तब। तो आज के इस लेक्चर्स में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। मिलते हैं फिर से लेक्चर्स नंबर 2 में।